तो कहानी की शुरुआत में हम काइल और उसकी वाइफ टोरी को देखते हैं। शादी के कई सालों बाद भी टोरी कंसीव नहीं कर पा रही थी और एक रात जब ये दोनों इसी बारे में बात कर ही रहे थे तभी अचानक उन्हें बाहर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है और जब ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर के पास कुछ पड़ा हुआ था जिसके अंदर से तेज लाल रोशनी निकल रही थी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि काइल और टोरी एक बच्चे को गोद ले चुके हैं जिसका नाम वो ब्रेंडन रखते हैं। इसके बाद सीधा 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है और ब्रेंडन भी अब 12 साल का हो चुका था और वो पढ़ाई में काफी होशियार था। खैर एक रात जब ब्रेंडन सो रहा था तभी उसे एक अजीब सी भाषा में कुछ सुनाई देने लगता है जिसे सुनते ही उसका शरीर जोर जोर से हिलने लगता है और वो जाग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज के कंट्रोल में हो और फिर ब्रेंडन अपने कमरे की विंडो से बाहर कूद जाता है। उसके बाहर कूदने की आवाज सुनकर टोरी भी घर से बाहर आ जाती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता और वो जब वापस घर के अंदर जाने लगती है तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से तेजी से गुजरा है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए फार्म की तरफ चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि ब्रेंडन फार्म के अंदर बने एक तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपने होश में नहीं था लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि जब टोरी उसे होश में लाती है तो ब्रेंडन को कुछ भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कब और कैसे पहुंचा और टोरी को लगता है कि शायद ब्रेंडन नींद में चलते हुए यहाँ पर आ गया होगा इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से उसे कमरे में ले जाकर सुला देती है। अब अगली सुबह ब्रेंडन अपने पिता के साथ यार्ड में काम कर रहा था। इसी दौरान वो लोन मूवर को ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था इसलिए ब्रेंडन उसकी रस्सी को इतनी जोर से खींचता है कि लोन मूवर दूर जाकर गिरता है जिसे देखकर ब्रेंडन खुद भी हैरान रह जाता है कि उसने इतनी भारी भरकम मशीन को उठाकर इतनी दूर कैसे फेंक दिया। इसके बाद वो लोन मूवर के पास जाता है जिसका फैन बहुत तेजी से घूम रहा था। तभी उसे फिर से वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिसकी वजह से वो अपना हाथ उस फैन के बीच में दे देता है और ब्रेंडन के हाथ से टकराकर वो फैन टूट जाता है जबकि ब्रेंडन के हाथ पर एक खरोंच तक नहीं आती और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ब्रेंडन के अंदर किसी तरह की सुपर पावर्स हैं जिनके बारे में अभी खुद ब्रेंडन को भी नहीं पता। अब ब्रेंडन के बर्थडे के दिन टोरी और काइल सेलिब्रेट करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जहाँ काइल का भाई नोवा और उसकी वाइफ मैरिली भी उनके साथ आए हुए थे। सेलिब्रेशन के दौरान नोवा ब्रेंडन को बर्थडे गिफ्ट में एक गन देता है लेकिन गन को देखते ही काइल तुरंत उसे ब्रेंडन के हाथ से ले लेता है क्योंकि ब्रेंडन अभी गन रखने के लिए बहुत छोटा था और ये बात ब्रेंडन को पसंद नहीं आती और वो गुस्से में काइल से बदतमीजी करते हुए गन वापस मांगने लगता है और ब्रेंडन के इस बिहेवियर की वजह से वहाँ का माहौल खराब होने लगता है इसलिए काइल और टोरी उसे लेकर वापस घर आ जाते हैं। काइल को लग रहा था कि शायद ब्रेंडन प्यूबर्टी की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है इसलिए टोरी और काइल वीकेंड पर ब्रेंडन को कैंपिंग पर ले जाने का फैसला करते हैं ताकि वो उसके साथ वक्त बिता सकें और उसे ये एहसास दिला सकें कि वो दोनों उससे कितना प्यार करते हैं। अब वीकेंड पर काइल कैंपिंग का सामान कार में लोड करके जब ब्रेंडन को लेने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ब्रेंडन खाने के साथ साथ फोर्क को भी चबा रहा था जिसकी वजह से फोर्क टेढ़ा हो चुका था लेकिन ब्रेंडन को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था जिसे देखकर काइल को काफी हैरानी होती है। लेकिन तभी ब्रेंडन को जैसे होश आता है और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। खैर इसके बाद ये लोग कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं और वहाँ काइल ब्रेंडन से प्यूबर्टी के बारे में बात करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो और टोरी उससे कितना प्यार करते हैं और फिर रात के समय ये तीनों वुड्स में ही टेंट लगाकर सो जाते हैं और जब आधी रात के समय टोरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ब्रेंडन टेंट में नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंडन की क्लास की एक लड़की कैटलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक उसके लैपटॉप में अपने आप म्यूजिक बजने लगता है जिसकी आवाज सुनकर वो जाग जाती है और लैपटॉप को बंद कर देती है लेकिन अगले ही पल लैपटॉप फिर से ऑन हो जाता है जिसकी वजह से कैटलिन काफी घबरा जाती है और तभी उसे अपने कमरे की विंडो के बाहर ब्रेंडन खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है लेकिन जब उसकी माँ विंडो से बाहर देखती है तो ब्रेंडन वहाँ से गायब हो चुका था। इधर टोरी भी ब्रेंडन को ढूंढ रही थी। तभी अचानक ब्रेंडन उसके सामने आ जाता है और पूछने पर वो झूठ बोल देता है कि वो बाथरूम करने गया था। अब अगले दिन जब टोरी ब्रेंडन को लेने स्कूल जाती है तो वो देखती है कि ब्रेंडन अपनी कॉपी में एक अजीब सी ड्राइंग बना रहा था जिसमें उसकी उम्र का एक लड़का मास्क पहने हवा में उड़ रहा था। साथ ही वो एक अजीब सा सिंबल भी बना रहा था जो कि ब्रेंडन का सिग्नेचर था। तभी टोरी उसके पीछे आ जाती है और उसे ये सिंबल बनाते हुए देख लेती है लेकिन ब्रेंडन घबराकर तुरंत अपनी कॉपी बंद कर लेता है। खैर उसी रात काइल को अपने फार्म में मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो मुर्गियों के पास ब्रेंडन खड़ा हुआ था और मुर्गियां उसे देखकर डर के मारे चिल्ला रही थी। काइल को ये देखकर बड़ा ही अजीब लगता है और फिर वो ब्रेंडन को सोने के लिए
अंदर भेज देता है। लेकिन रात के समय जब काइल अपने कमरे में सो रहा था तभी मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो किसी ने सारी मुर्गियों को मार दिया था। काइल टोरी को तुरंत बाहर बुलाता है और उसे मरी हुई मुर्गियां दिखाकर कहता है कि शायद ये सब ब्रैंडन ने किया है, क्योंकि आज वो काफी देर तक मुर्गियों को अजीब तरह से घूर रहा था। लेकिन टोरी को काइल की इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कहती है कि ये किसी भेड़िए का काम है और साथ में ही वो काइल से नाराज होकर ये भी कहती है कि तुम अपने ही बेटे पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो। अब अगले दिन स्कूल में बच्चे एक गेम खेल रहे थे जिसमें सभी बच्चे सर्कल में खड़े होते हैं और बीच में खड़ा बच्चा एक तरफ से दूसरी तरफ गिरता है, जबकि सर्कल में खड़े बच्चे उसे नीचे गिरने से रोक रहे होते हैं। जब ब्रैंडन की बारी आती है तो कैटलिन जानबूझकर उसे नीचे गिरने देती है। ये देखकर कोच कैटलिन को ब्रैंडन से माफी मांगने और उसे उठने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कैटलिन ब्रैंडन को सबके सामने परवर्ट बोल देती है। वो बताती है कि एक रात ब्रैंडन उसे अपने कमरे में सोते हुए देख रहा था और ये बात सुनकर सभी बच्चे ब्रैंडन पर हंसने लगते हैं। लेकिन कोच के बार बार कहने पर कैटलिन आखिरकार ब्रैंडन को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ब्रैंडन गुस्से में उसके हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि वो टूट जाता है। इस हादसे के बाद स्कूल की प्रिंसिपल ब्रैंडन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देती है और कहती है कि सस्पेंशन खत्म होने के बाद भी ब्रैंडन को स्कूल काउंसलर से रेगुलर सेशंस लेने होंगे। लेकिन कैटलिन की माँ एरिका इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ब्रैंडन को अरेस्ट करवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर इस बात से मना कर देता है क्योंकि ब्रैंडन अभी सिर्फ 12 साल का एक बच्चा था। खैर उसी रात जब ब्रैंडन सो रहा था तभी उसे फिर से वही अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है और साथ ही तहखाने के अंदर से तेज लाल रोशनी भी निकल रही थी और ब्रैंडन उस आवाज की तरफ खींचता चला जाता है और तहखाने के दरवाजे तक पहुंचकर आसानी से उसके ताले को तोड़ देता है। अंदर से आ रही रोशनी और भी तेज हो जाती है और ब्रैंडन के कानों में किसी अननोन भाषा में एक लाइन गूंजने लगती है जो है सिकारो लारेम ओलेन। तभी टोरी भी ब्रैंडन की आवाज सुनकर तहखाने तक पहुंच जाती है और वहां पर वो देखती है कि ब्रैंडन हवा में लेविटेट कर रहा था। लेकिन टोरी के वहां पहुंचते ही ब्रैंडन अचानक तहखाने में गिर जाता है और वहां पर रखे एक स्पेसशिप से टकरा जाता है जिससे उसके हाथ पर कट लग जाता है। असल में दोस्तों 12 साल पहले जो चीज इनके घर के पास आकर गिरी थी वो कुछ और नहीं बल्कि यही स्पेसशिप था और ब्रैंडन भी इन्हें इसी स्पेसशिप के अंदर मिला था और काइल और टोरी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे गोद ले लिया। यानी ब्रैंडन हमारी दुनिया से नहीं है बल्कि वो एक एलियन है जो कि स्पेसशिप के जरिए अर्थ पर आया था। अब टोरी ब्रैंडन को उसके अतीत की पूरी सच्चाई बता देती है जिसे सुनकर वो बुरी तरह से भड़क जाता है क्योंकि काइल और टोरी ने उसे इतने सालों तक सच छुपा कर रखा था। और तभी अचानक उसे अपने आप ही सिकारो लारेम ओलेन का मतलब भी समझ में आ जाता है जो है टेक द वर्ल्ड, यानी दुनिया पर कब्जा कर लो। ये समझते ही ब्रैंडन की आंखें ग्लो करने लगती हैं और उसकी आंखों से पहली बार हीट विजन निकलती है। इसके बाद ब्रैंडन सीधा कैटलिन के पास जाता है और उसे फ्लावर्स देते हुए माफी मांगता है। असल में ब्रैंडन कैटलिन को पसंद किया करता था और वो उसे बताता है कि उसे पता चल चुका है कि वो कितना स्पेशल है। लेकिन कैटलिन कहती है कि मेरी माँ ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, जिसे सुनकर ब्रैंडन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुँचता है जहाँ पर कैटलिन की माँ एरिका काम करती थी। रात के समय जब एरिका रेस्टोरेंट को बंद करके जाने ही वाली होती है तभी उसे रेस्टोरेंट के शीशों पर ब्रैंडन का सिंबल बना हुआ दिखाई देता है और अगले ही पल रेस्टोरेंट की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और अचानक एक ट्यूबलाइट फट जाती है जिसका कांच एरिका की आंख में घुस जाता है। एरिका किसी तरह से कांच को निकालती है और अपनी जान बचाने के लिए भागकर कोल्ड रूम में छुप जाती है। लेकिन ब्रैंडन अपनी हीट विजन से कोल्ड रूम के दरवाजे को काट देता है और एरिका को खत्म कर देता है। इसके बाद रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंचती है जहां पुलिस ऑफिसर को शीशे पर ब्रैंडन का वही सिंबल बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन अभी उसे इस सिंबल का मतलब नहीं पता था। खैर अगले दिन ब्रैंडन को काउंसलिंग सेशन के लिए बुलाया जाता है और उसका काउंसलर कोई और नहीं बल्कि उसकी आंटी मैरिली होती है और ब्रैंडन मैरिली के किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था, जिसे देखते हुए मैरिली उसे समझाती है कि माना कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। मुझे तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिंसिपल, तुम्हारी मोम और पुलिस ऑफिसर के साथ शेयर करनी है, इसलिए अगर तुमने मेरे सवालों को ठीक से जवाब नहीं दिया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। जिसे सुनकर ब्रैंडन गुस्से में मैरिली को घूरने लगता है और रात के समय जब मैरिली अपने घर में अकेली होती है तभी उसे घर के बैकयार्ड में कुछ हलचल महसूस होती है और जब वो देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था और अगले ही पल उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर ब्रैंडन खड़ा हुआ था। वो मैरिली को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी से कुछ भी नेगेटिव कहा तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनकर मैरिली को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें इस वक्त यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और अगर तुम तुरंत यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। जिसे सुनकर ब्रैंडन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैरिली अपने कमरे में सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद नोआ भी घर पहुँचता है और वो जब कपड़े बदलने
निकालने के लिए अलमारी खोलता है तो अलमारी के अंदर ब्रैंडन एक क्रीपी मास्क पहनकर छुपा हुआ था। ब्रैंडन को इस तरह से देखकर नोवा को बहुत अजीब लगता है और वो उसे डांटते हुए घर छोड़ने के लिए घर से बाहर ले जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों घर से बाहर निकलते हैं, ब्रैंडन अपनी पावर से उसे हवा में उठाकर दूर फेंक देता है, जिसे देखकर नोवा बुरी तरह से डर जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ब्रैंडन कोई आम बच्चा नहीं है और वो अपनी जान बचाकर अकेला ही काइल के घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ब्रैंडन उसकी कार को हवा में उठाकर सड़क पर जोर से पटक देता है, जिसकी वजह से नोवा मारा जाता है और फिर ब्रैंडन नोवा के खून से सड़क पर अपना सिंबल बनाता है। इसके बाद मैरिली फोन करके काइल और टोरी को भी हॉस्पिटल बुला लेती है और वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि नोवा की मौत हो चुकी है, इसलिए टोरी मैरिली को संभालने लगती है। तभी मैरिली उन्हें बताती है कि आज रात ब्रैंडन उनके घर आया था और उसका बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, जिसे सुनकर काइल और टोरी भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद दोनों सीधा घर पहुंचते हैं और ब्रैंडन को बताते हैं कि नोवा की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बात पर ब्रैंडन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर काइल और टोरी को भी बहुत अजीब लगता है। फिर वो ब्रैंडन से पूछते हैं कि उन्हें पता है कि वो पिछली रात नोवा के घर गया था, इसलिए अगर उसे नोवा की मौत के बारे में कुछ भी पता है तो वो सच सच बता दे। लेकिन ब्रैंडन साफ मना कर देता है, जिसे सुनकर काइल को गुस्सा आ जाता है और वो ब्रैंडन पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी ब्रैंडन गुस्से में उसे उठाकर सीधा दीवार में दे मारता है। ब्रैंडन की ये पावर देखकर काइल और टोरी दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद ब्रैंडन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और जब ब्रैंडन बाथरूम में नहा रहा था तब काइल उसके कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगता है। उसे यकीन था कि ब्रैंडन के कमरे में उसे कोई न कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी जिससे वो ये साबित कर सके कि ब्रैंडन उतना मासूम नहीं है जितना वो दिखता है। और आखिरकार उसे ब्रैंडन के कमरे में वही शर्ट मिल जाती है जो उसने नोवा को मारते वक्त पहनी हुई थी और इस शर्ट पर नोवा का खून लगा हुआ था, जिसे देखते ही काइल को पूरा यकीन हो जाता है कि नोवा को ब्रैंडन ने ही मारा है और वो तुरंत इस शर्ट को लेकर टोरी के पास जाता है और उसे ये शर्ट दिखाते हुए कहता है कि ब्रैंडन एक किलर है। लेकिन टोरी की आंखों पर ममता का पर्दा पड़ा हुआ था और वो काइल की बात सुनने की बजाय उस पर ही भड़क जाती है। ये सब देखने के बाद काइल समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो टोरी से कहता है कि इस वीकेंड पर वो ब्रैंडन को अपने साथ हंटिंग पर ले जाएगा ताकि उससे अकेले में बात करके उससे माफी मांग सके। इसके बाद काइल ब्रैंडन को अपने साथ हंटिंग पर ले जाता है, लेकिन अब काइल समझ चुका था कि ब्रैंडन पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है, इसलिए मौका मिलते ही वो पीछे से ब्रैंडन के सर पर गोली मार देता है। लेकिन गोली लगने के बाद भी ब्रैंडन को कुछ नहीं होता और अब ब्रैंडन भी समझ जाता है कि काइल उसे मारना चाहता है, इसलिए वो गुस्से में काइल पर अपने हीट विजन से हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को नोवा की लाश के पास भी ब्रैंडन का वही सिंबल मिलता है और उसे याद आता है कि एरिका के रेस्टोरेंट पर भी यही सिंबल बना हुआ था और इसके बारे में पता करने के लिए वो सीधा टोरी के घर पहुंचता है और उसे सिंबल दिखाकर पूछता है कि क्या वो इसका मतलब जानती है और सिंबल को देखते ही टोरी उसे पहचान लेती है कि ये वही सिंबल है जिसे उसने ब्रैंडन को अपनी कॉपी में बनाते हुए देखा था। लेकिन ब्रैंडन को बचाने के लिए वो पुलिस ऑफिसर से झूठ बोल देती है। ऑफिसर के जाने के बाद टोरी तुरंत ब्रैंडन के कमरे में जाती है और उसके स्कूल बैग में उसकी कॉपी निकाल कर देखती है। इस कॉपी में ब्रैंडन ने अपने सिंबल के साथ साथ एरिका और नोवा की मौत से जुड़ी तस्वीरें भी बना रखी थी और सबसे आखिरी पेज पर एक तस्वीर थी जिसमें ब्रैंडन पूरी दुनिया को खत्म करते हुए दिख रहा था और नीचे लिखा हुआ था टेक द वर्ल्ड। और ये सब देखकर टोरी को आखिरकार यकीन हो जाता है कि काइल सही था, सच में ब्रैंडन एक कातिल है और उसे काइली की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो तुरंत उसे फोन करती है। लेकिन फोन काइली नहीं ब्रैंडन उठाता है और टोरी को समझते देर नहीं लगती कि ब्रैंडन ने काइली को भी खत्म कर दिया है और ब्रैंडन को भी ये बात पता चल जाती है कि टोरी अब उसकी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए वो घर लौटकर तबाही मचाना शुरू कर देता है और टोरी जान बचाने के लिए 911 पर कॉल करती है और थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन ब्रैंडन दोनों पुलिस ऑफिसर को भी खत्म कर देता है और इसी बीच टोरी को याद आता है कि ब्रैंडन को स्पेसशिप के मेटल से एक बार चोट लगी थी और वो तुरंत समझ जाती है कि वो स्पेसशिप के मेटल का यूज करके ब्रैंडन को खत्म कर सकती है, इसलिए वो स्पेसशिप से एक मेटल का टुकड़ा निकाल कर अपने पास रख लेती है और ब्रैंडन के पास चली जाती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि चाहे वो कुछ भी बन जाए लेकिन उसके लिए वो हमेशा उसका बेटा ही रहेगा और उसे यकीन है कि ब्रैंडन के अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है, जिसे सुनते ही ब्रैंडन को लगता है कि टोरी अभी भी उसे अपना बेटा मानती है, इसलिए वो कहता है कि माँ मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और इस मौके का फायदा उठाकर टोरी स्पेसशिप के मेटल से ब्रैंडन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि टोरी नाटक कर रही थी, वो भी काइल की तरह उसे मारना चाहती है और वो गुस्से में टोरी को लेकर आसमान में बहुत ऊपर चला जाता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद ब्रैंडन की नजर सामने से आते हुए एक पैसेंजर प्लेन पर पड़ती है और अगले ही सीन में वही
वही प्लेन ब्रैंडन के फार्म पर क्रैश हुआ दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ब्रैंडन का सिंबल बना हुआ था। यानी इस प्लेन को भी ब्रैंडन ने ही क्रैश किया था, जिसमें सभी पैसेंजर मारे गए थे। अब पुलिस वाले मान लेते हैं कि ब्रैंडन के पेरेंट्स और पुलिस ऑफिसर की मौत भी इसी प्लेन क्रैश की वजह से हुई होगी। और फिर मूवी के एंड में ब्रैंडन को अलग अलग शहरों में तबाही मचाते हुए दिखाया जाता है। अब दुनिया उसे ब्राइटबर्न के नाम से जानती है, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई इंसान है या फिर कोई शैतान। और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।